टू अवर चैनल टाटा स्टील का चार्ट आप सबके सामने ओपन किया हुआ है। जैसे कि आपको पता है, हम डेली एक न्यू एनालिसिस आपके लिए लेके आते हैं पर्टिकुलर स्टॉक के लेके। हमने एक सीरीज़ की शुरुआत की हुई है जिसमें हम डेली एक स्टॉक पर आप सबके लिए फ्री में एनालिसिस लाते हैं। वो एनालिसिस जो आप बाहर मार्केट में लाखों रुपए दे के आप सीखते हैं, हम आपको इस चैनल पर फ्री में सिखाने वाले हैं। आपको पूरी लर्निंग्स मिलेंगी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, किस तरीके से आप स्टॉक मार्केट में एक लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से आप यहाँ पे एनालिसिस कर सकते हैं, स्ट्रेटजीज़ को सीख सकते हैं। अगर आपको और भी कॉन्फिडेंस इस पे हासिल करना, तो जो भी आपको यहाँ सिखाया जाता है उसको आप बैक टेस्ट करें, सीखें और फिर आप यहाँ पे अपना कोई भी निर्णय लें। क्योंकि मैं कोई भी सेबी रजिस्टर्ड एनालिसिस नहीं हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस आपके लिए शेयर करता हूँ। जो मैंने एक्सपीरियंस किया है मार्केट में, जो मैंने सीखा है, मेरा अनुभव है ना। और अगर आप भी इसी तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं, तो जो भी मैं आपको सिखा रहा हूँ आप उसको बैक टेस्ट करें, आपका कॉन्फिडेंस गेन करें उन पर्टिकुलर स्ट्रेटेजीज़ पे। उसके बाद आप आगे निवेश के लिए सोचें, ताकि जब भी आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है तो आप कॉन्फिडेंटली मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं या ट्रेड कर सकते हैं। बैक टेस्ट का ये फ़ायदा होता है। तो जो भी मैं आपको यहाँ सिखाता हूँ, आँख बंद करके विश्वास ना करें, बैक टेस्ट करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह लें। तो चलते हैं टाटा स्टील के चार्ट पे। टाटा स्टील का चार्ट वीकली टाइम फ्रेम है और वीकली टाइम फ्रेम पे आप मैंने यहाँ पे कुछ भी ड्रॉ नहीं किया हुआ है। सो मैं आप सबके सामने लाइव ड्रॉ करूँगा यहाँ पे, या क्या ड्रॉ करूँगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहे हैं, किस तरीके से आप यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं, लेवल्स ड्रॉ कर सकते हैं, सो दैट आपको समझ आ जाए। उसके बाद आपकी साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए, एंट्री एग्जिट क्या होना चाहिए। तो टाटा स्टील का चार्ट है, वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। 2021 से 23 पूरा हो चुका है, यानी कि 3 साल का तकरीबन तकरीबन ये चार्ट आप सबके सामने। 3 साल में टाटा स्टील में क्या एक्टिविटी हुई है आप चार्ट पे देख सकते हैं। अब हम इसको डिफाइन करेंगे थोड़ा सा। हॉरिजॉन्टल ट्रेडिंग का चार्ट है। अगर आपका ट्रेडिंग पे अकाउंट नहीं है तो अकाउंट बना सकते हैं। और हॉरिजॉन्टल रे हम यहाँ से पिक करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक चीज़ देख रहा हूँ कि ये अभी अपने ऑल टाइम हाई के पास है टाटा स्टील। सो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मार्क करेंगे जिसको ये ऑलरेडी ब्रेक करने वाला है इस हफ्ते, या कर सकता है। ठीक है, अभी कैंडल क्लोज नहीं हुई है वीकली, सो हम सिर्फ मान के चल रहे हैं कि कर सकते हैं। अगले इस हफ्ते क्या होगा वो हमें भी नहीं पता, बट अगर इसने ब्रेक किया तो किस तरीके से हम इसकी एनालिसिस कर सकते हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। या ब्रेक नहीं किया तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे। दोनों सिनेरियो आपके सामने रखेंगे। तो लेट्स सी होता क्या है। सो टाटा स्टील में हम सबसे पहले देखेंगे, ये एक रेजिस्टेंस है। तो जो इसका टॉप था इस कैंडल का हाई, सबसे पहले हम उसको यहाँ पे मार्क करेंगे, राइट। उसके बाद इस कैंडल की बॉडी हम उसको मार्क करेंगे, सो दैट ये विग जहाँ से सेलर्स आए थे एक रेजिस्टेंस का काम करेगा और इस ये हम कवर कर लें अपने एरिया में। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैंने आपको पहले भी बताया है अपनी पुरानी वीडियोस में। अगर आपने नहीं देखी है तो मैं आई बटन पर लिंक दे दूंगा, जो हमने सीरीज शुरू की हुई है। सो आई बटन पर क्लिक करके आप उस सीरीज़ को देख सकते हैं। हमने ये बताया अपनी पुरानी सीरीज़ में भी और यहाँ भी, कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक एरिया होता है, वो एक लेवल नहीं होता। अब यहाँ पे ये एरिया एक रेजिस्टेंस है। आप देखेंगे अब कि इस एरिया ने रेजिस्टेंस का कैसे काम किया है। पहले प्राइस यहाँ से नीचे आया, फिर यहाँ से एक पुल बैक लिया, फिर नीचे आया, उसके बाद दो पुल बैक, थर्ड पुल बैक यहीं से लिया। यहाँ से नहीं लिया प्राइस ने, क्यों? क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक एरिया होता है। तो प्राइस ने यहाँ से पुल बैक लिया इस एरिया से, फिर नीचे आया, फिर प्राइस ने ऊपर से पुल बैक लेके अब वापस प्राइस ऊपर की तरफ ब्रेक कर रहा है। सो यहाँ से ये प्रूव होता है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक एरिया होता है। नहीं तो प्राइस यहीं से पुल बैक लेता, रिवर्सल लेता, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है, पहले ही क्यों ले लिया, है ना। क्योंकि एक एरिया आ चुका था वापस रिवर्सल के लिए रेजिस्टेंस से, है ना। अब ये रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है, या अब इस हफ्ते क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं आपके लिए वो हम अभी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में ही। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर सब्सक्राइब द चैनल, टोटली फ्री। हम यहाँ पे आपके लिए नॉलेज शेयर कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, सो दैट आप एक भी वीडियो मिस ना करें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। इट्स टोटली वर्थ इट एंड फ्री ऑफ कॉस्ट। बड़ा मज़ा आने वाला है आपको इस सीरीज़ में। दूसरा हमने ये रेजिस्टेंस बनाया। अब हम सपोर्ट यहाँ पे ये देखो, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, तो यहाँ पे हमें एक सपोर्ट दिख रहा है जहाँ से प्राइस बार बार नीचे नहीं आ पा रहा है। हम यहाँ पे भी एक ड्रॉ कर देंगे, राइट। हमने यहाँ पे भी एक सपोर्ट जो है आपके लिए ड्रॉ कर दिया। अगेन मैंने जैसा आपको बताया था, सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक एरिया होता है। अगर हमने इस पॉइंट पे ड्रॉ किया होता, सिर्फ इस पॉइंट पे जो हमने अभी ड्रॉ कर रखा होता है, जो कि वर्क कर रहे, सपोर्ट 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 सपोर्ट, अब सपोर्ट, अब इसको यहाँ पे नीचे ब्रेक डाउन कर दिया था, फॉल्स ब्रेक डाउन था, फिर वापस ऊपर चला गया। एक एरिया हम बना भी सकते हैं, काफ़ी लोग बनाते भी हैं, मैं उनको गलत नहीं कह रहा हूँ, उनके अपने ओपिनियंस है, मेरा अपना ओपिनियन है। मेरा ओपिनियन ये है कि एक एरिया हो तो ज़्यादा बेटर होता है। जैसे हमने यहाँ पे
इसकी बॉडी या ऊपर वाली विक से जो है हमने एक सपोर्ट की यहाँ पे एरिया बना दिया। अब ये देखो, अब परफेक्शन मैं आपको दिखाता हूँ कैसे होती है। ये सपोर्ट हमने बनाया। पहले हमारा सपोर्ट ये था जो ऊपर वाली विक्स हैं या बॉडीज़ हैं, इस कैंडल की बॉडी, इस इनकी विक्स बॉडी यानी कि ये जो बॉडी वाला पार्ट होता है, ये पतली पतली होती हैं, ये विक्स होती हैं। इनको हमने मार्क कर दिया, यहाँ से हमने मार्क कर दिया। अब हमने ये नीचे वाली विक के कॉर्नर्स भी मार्क किए जैसे हमने ऊपर किए थे, विक एंड बॉडी, यहाँ पे भी बॉडी एंड विक। उसके बाद हुआ क्या, अब देखो काफ़ी लोगों ने ना, अगर जिसने ऊपर वाली सपोर्ट ही मार्क करी होगी उसने यहाँ पे सेल अपॉर्चुनिटी ली होगी, क्योंकि यहाँ सपोर्ट ब्रेक हो गया 26 सितंबर 2022। बट जिसने एरिया मार्क किया होगा उसने यहाँ सेल नहीं किया होगा, क्योंकि उस एरिया के नीचे कैंडल क्लोज नहीं हुई। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ये कैंडल इस सपोर्ट के नीचे क्लोज हो चुकी है, तो काफ़ी लोगों ने यहाँ सेल लिया होगा। लेकिन जो लोग एक एरिया मार्क करते हैं उन्होंने यहाँ पे सेल नहीं लिया होगा। क्यों? क्योंकि उनके एरिया से बाहर कैंडल क्लोज नहीं हुई। सी कितना ब्यूटीफुली सपोर्टर रेजिस्टेंस एक एरिया में काम करता है। सो आपने अब सपोर्टर रेजिस्टेंस का एरिया बना लिया जिसके नीचे कैंडल यहाँ क्लोज नहीं हुई थी। ठीक है, यहाँ क्लोज हुई थी, देखो यहाँ नहीं हुई, यहाँ हुई, प्राइस ने नीचे आया प्राइस यहाँ तक। सो यहाँ भी हम एक सपोर्ट मार्क कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं। सो पहले हमने बॉडी से, फिर हमने विक से यहाँ पे एक एरिया मार्क कर दिया। कितना ब्यूटीफुली मार्केट काम करता है अगर आप सिंपल एनालिसिस को यहाँ पे फॉलो करेंगे तो। और ये आपको बैक टेस्ट भी करना है, आप चार्ट पे वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट लगाएं, मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट लगाएं, निफ्टी 50 100 के स्टॉक्स लगाएं, उन पे आप टेस्ट करें। आपको बहुत कुछ यहाँ एनालिसिस सीखने को मिलेगी। और ये आधा घंटा 1 घंटा आप डेली ज़रूर दें मार्केट को, आप सीखेंगे। बोर होंगे आप, लेकिन जब आप डेली प्रैक्टिस करेंगे बोर होंगे मतलब आप सही रास्ते पे जा रहे हैं। मार्केट जो न्यू कमर्स हैं, जो बिगिनर्स हैं, उनको मार्केट थ्रिलिंग लगती है, लेकिन जब आपको मार्केट बोर लगने लग जाए, कि जब आप बोर होने लग जाओ मार्केट में, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर करके वीकली मंथली टाइम फ्रेम पे डेली सेम चार्ट्स देख के, तो समझ लो माय डियर फ्रेंड्स आप सही रास्ते पे जा रहे हो। क्योंकि ट्रेड लेने के बाद आपको पेशेंसली वेट ही करना होता है। एटलीस्ट आपको बोर होना पड़ता है, आपको थ्रिल नहीं चाहिए। इंटरडे में काफ़ी लोग थ्रिलिंग को देख के आते हैं, यार 10,000 रुपीज़ आज इन्वेस्ट किया, 2,000 की अर्निंग होगी, वाह मज़ा आ गया। नहीं, लॉन्ग टर्म में पॉसिबल नहीं है, अकाउंट उड़ जाएगा एक दिन। सो रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट को भी फॉलो करना पड़ता है। वो चैप्टर आप तब सीखते हैं जब आप ट्रेडिंग में खुद से आगे बढ़ते हैं। सो खुद से ये सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, खुद से लर्निंग एक्सपीरियंस मिलता है आपको। तो मैं बोल रहा हूँ जब आप एक स्टेज पे पहुँच जाते हैं आप बोर होने लग जाते हैं, और वही स्टेज होती है जब आप कमाना शुरू कर देते हैं मार्केट से। सो फाइनली हमने सपोर्टर एंड रेजिस्टेंस यहाँ पे ड्रॉ किया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब यहाँ पे ये हो रहा है कि वीकली टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे प्राइस ने यहाँ पे इस एरिया में क्लोज किया रेजिस्टेंस में, और इस वीक प्राइस इस एरिया को ब्रेक करने को तैयार है, इस रेजिस्टेंस एरिया को। अगर प्राइस ने इस रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक कर दिया और कैंडल इस रेजिस्टेंस एरिया से ऊपर क्लोज हो जाती है, एक बहुत अच्छी कैंडल, और यहाँ पे हमें अच्छी वॉल्यूम देखने को मिलती है। अब आप बोलेंगे सर आपने इफ़ मतलब मिलती है या क्लोज हो जाती है, बिल्कुल हमें आंख बंद करके मार्केट में एंटर नहीं करना है। हमें एक अच्छी वॉल्यूम यहाँ देखने को मिले, प्रीवियस वॉल्यूम से ज़्यादा अच्छी हो, एटलीस्ट यहाँ तक तो हो ही हो इस कैंडल में, या फिर इसकी अगली वीक की कैंडल में जो ऊपर क्लोज होती है, तो हम मानेंगे कि एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आया है। ठीक है, थोड़ी सी तो ज़्यादा ही हो इनसे वॉल्यूम, ब्रेकआउट का मतलब तो वही है। सो दैट हमें पता लगे कि बायर्स आ चुके हैं इस ब्रेकआउट पे। अब मान लीजिए ये ब्रेकआउट हो जाता है और अच्छी वॉल्यूम से कैंडल यहाँ क्लोज हो जाती है 147, 48, 49, जो भी इस हफ्ते प्राइस रहेंगे ट्यूसडे वेडनेसडे आगे आने वाले दिनों में। सो अगर प्राइस अच्छी वॉल्यूम से ऊपर क्लोज हो जाता है तो क्या हमें एकदम से एंट्री लेनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, हमें एकदम से नहीं एंट्री लेनी चाहिए। हमें वेट करना चाहिए प्राइस की कंसोलिडेट होने का, यहाँ पे 2-3 हफ्ते 4 हफ्ते। उसके बाद जब वो प्राइस कंसोलिडेट होगा तो हमें यहाँ पे एक एरिया मार्क करना है कि प्राइस इस रेंज में कंसोलिडेट हो रहा है फॉर एग्जांपल, और उस रेंज का जब ब्रेकआउट होगा या उसमें कंसोलिडेट हो रहा है और हमें लग रहा है कि यहाँ पे प्राइस कहीं ब्रेकआउट देने को तैयार है, तब हम एंट्री कर सकते हैं। स्टॉप लॉस इस एरिया के नीचे होना चाहिए, जो यहाँ पे इस एरिया की बॉडी दिख रही है हमें, यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे स्टॉप लॉस हमारा यहाँ होना चाहिए। लेकिन उसके हिसाब से हम यहाँ पे प्राइस एक्शन ज़रूर देखेंगे। वो अगर आप अपडेट रहना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। हम आपको इस
स्टॉक से रिलेटेड वहाँ पे ज़रूर अपडेट देंगे जो भी हमारी एनालिसिस होगी। ठीक है, तो आप टेलीग्राम चैनल मेक श्योर ज्वाइन करें, आपको बायो में लिंक मिल जाएगा अगर आप अपडेट देना चाहते हैं, इसको ट्रैक करना चाहते हैं तो। या ठीक है, तो यहाँ पे कंसोलिडेट होगा, एक वॉल्यूम अच्छी आएगी और ब्रेकआउट होने वाला होगा उसका, तो हम यहाँ पे ज़रूर एंट्री करेंगे। बट अगर यहाँ से ब्रेकआउट नहीं हुआ, ऊपर की तरफ नहीं गया, प्राइस ने रिवर्सल ले लिया, इस रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज कर दिया, तो हम क्या करेंगे? तो क्या हो सकता है, अगर प्राइस यहाँ से ऊपर जाकर यहाँ से एक वीक बना देता है या नीचे आ जाता है, जो कि मेरे को लग नहीं रहा पॉसिबल है, बट 1% अगर ऐसा होता है तो उसके लिए आप प्रिपेयर रहें, वो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ क्या होगा। मान लो जो हमने सोचा है कि प्राइस ने हमारे क्राइटेरिया को मैच नहीं किया और उसके बाद प्राइस ऊपर कंसोलिडेट भी नहीं होता, क्लोज होने के बाद या नीचे आ जाता है, वापस एक रिवर्सल ले लेता है, कंसोलिडेशन नहीं होती। अगर यहाँ क्लोज होता है, कंसोलिडेट होता है, तो हमने प्लान किया हम यहाँ पे एक बाय अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं लंबे टारगेट के लिए। टारगेट क्या होगा मैं आपको वो बता देता हूँ। सो अगर क्लोज नहीं होता है, प्राइस नीचे आ जाता है, तो यहाँ से अगर प्राइस नीचे आके यहाँ क्लोज दे देता है 128-127 के आसपास, तो हम वापस इसको एक रिवर्सल होते हुए देख सकते हैं यहाँ तक, जो कि मेरे को अभी चांसेस नहीं लग रहे हैं। बट अगर प्राइस ऊपर ही रहता है, क्योंकि हाँ अगर नीचे आ जाता है तो हम इग्नोर भी कर सकते हैं उसको, क्योंकि हम एक बार लॉन्ग टर्म के लिए एक सेटअप देख रहे हैं, है ना। अगर प्राइस ऑल टाइम हाई के ऊपर यहाँ पे क्लोज कर देता है, जो कि ये 3 साल बाद क्लोज कर रहा है ऊपर, 3 साल बाद ये ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। अगर प्राइस यहाँ पे क्लोज कर देता है और यहाँ कंसोलिडेट होता है, हम यहाँ का स्टॉप लॉस लगा के एंट्री कर सकते हैं। लेकिन हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, हम उस पर आ जाते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। देखो, हमारा टारगेट होगा इस रेंज का, मतलब ये रेंज हम एग्जैक्ट ऊपर बना देंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड, चार्ट को थोड़ा नीचे ले जाते हैं, रेंज उठाते हैं, यहाँ से लेके इस सपोर्ट से लेके इस रेजिस्टेंस तक की रेंज है 37 पॉइंट्स की या 38 पॉइंट्स की। इसी रेंज को हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे, यानी कि तकरीबन 178 तक के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं अगर प्राइस यहाँ क्लोज होता है और एक कंसोलिडेशन बनाता है, जो कि हमारे लिए पॉजिटिव साइन है। बायर्स यहाँ पे आके ठहरते हैं, पॉजिटिव साइन होगा और हमें एक अच्छी वॉल्यूम देखने को मिलती है, तो हम यहाँ पे एंट्री करके जहाँ से एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट होगा, यानी कि हमने डबल कंफर्मेशन ले ली कि प्राइस ऊपर भी क्लोज हुआ, कंसोलिडेट भी हुआ, ब्रेकआउट भी हुआ, वॉल्यूम भी अच्छी देखने को मिली, हम कंफर्म हो चुके हैं, क्योंकि आंख बंद करके हम एंट्री नहीं कर रहे। और यहाँ का स्टॉप लॉस लगा के 132 133 का हम यहाँ पे एंट्री करेंगे आने वाले 2-3 हफ्तों में, इसको एनालिसिस करके, और यहाँ तक के हमारे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और ऐसा पास्ट में काफ़ी स्टॉक्स में हुआ है, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। फॉर एग्जांपल हम रिलायंस खोलते हैं, हम चेक करते हैं ऐसा किस स्टॉक में हुआ है पास्ट में। हम ये देखो, रिलायंस 2900 फिलहाल चल रहा है। सारी ड्राइंग्स आपके लिए रिमूव कर दूंगा, रिलायंस में भी अभी यही हुआ है। यहाँ पे हम एक रजिस्टेंस बनाएंगे, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करके आपको 1-2 एग्जांपल्स दिखा के वीडियो को हम यहाँ पे बंद करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, रिलायंस ने एक रजिस्टेंस बनाया, एक सपोर्ट बनाया, और यहाँ पे क्या हुआ, रिलायंस ने इसको ये ब्रेकआउट कर दिया। यहाँ पे आप रिलायंस काफ़ी ऊपर है, आप यहाँ पे बाय के लिए नहीं कह रहा हूँ मैं, आपको एक सिर्फ सिखा रहा हूँ। अब ये रेंज क्या थी, देखो प्राइस ने ऊपर क्लोज किया, 3 हफ्ते कंसोलिडेट हुआ, उसके बाद इस कंसोलिडेशन का यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ 2630। अब ये रेंज क्या थी, ये रेंज थी या है अभी 400 पॉइंट्स की। तो क्या हमें 400 पॉइंट्स यहाँ से देखने को मिलेंगे? मिलेंगे नहीं, हमें मिल चुके हैं ऑलमोस्ट 2924 पे, हमें 400 पॉइंट्स यहाँ पे देखने को भी मिल चुके हैं। सो इस तरीके से मैं आपको एक अगर एग्जांपल दिखाता हूँ मारुति का, अगर मारुति में ऐसा कुछ हुआ है तो मैं निफ्टी 50 के स्टॉक्स ही आपके लिए एनालिसिस करता हूँ। मारुति का नहीं, या फिर हम डाबर का देखते हैं, एक और स्टॉक आपके लिए दिखाऊंगा, टाटा कैम का देखते हैं, टाटा केमिकल भी नहीं, भारती एयरटेल है। क्योंकि अगर आपको एग्जांपल्स दिखाऊंगा तो आप बैक टेस्ट भी कर सकते हैं और आपके लिए ईजी हो जाएगा ये चीज़ समझना कि मार्केट किस तरीके से, सिंपल एनालिसिस भी यहाँ पे काम करती हैं, आपको ज़्यादा टेक्निकल में भी घुसने की ज़रूरत नहीं है ना। मेरे हिसाब से सन टीवी में हुआ है, सन टीवी में हुआ है, ओके ठीक है, सन टीवी में आते हैं। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, इस रेजिस्टेंस का भी ब्रेकआउट हुआ 2018 के बाद 2023 में, राइट। कितने लंबे समय के बाद इसका ब्रेकआउट हुआ। यहाँ पे एक सपोर्ट हमें दिख रहा है, राइट, इस सपोर्ट को हम मार करेंगे। ये जो नीचे ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेक डाउन हुआ है, उसके बाद प्राइस वापस ही सपोर्ट में आ गया,
थोड़ा और इसको हम अच्छे से कर लेते हैं, फाइन, ठीक है। अब यहाँ क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ, यहाँ एक रेंज है तकरीबन 164 पॉइंट्स की, इस रेंज को हम यहाँ ले जाएंगे। 164 पॉइंट्स इसने ऑलमोस्ट दे ही दिए हैं, 732, ये देखो। और क्या चाहिए, एग्जैक्ट उतने पॉइंट्स ही मिले हैं आपको, इससे ज़्यादा भी मिल सकते हैं, बट आपको ये रेंज ही देखनी है कि ये रेंज कितनी है। ब्रेकआउट हुआ ऊपर भी इतनी रेंज आपको मिल सकती है। ये साइकोलॉजी है ट्रेडर्स की जो बनी हुई है, और उस हिसाब से आपको टारगेट्स भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि मार्केट ही सबकी साइकोलॉजी पे चलती है। जैसा लोग सोचते हैं वैसा रिएक्ट करते हैं मार्केट में, और वैसा ही चार्ट्स बन जाते हैं। आपके मेरे जैसे लोग ही हैं जो ट्रेडिंग कर रहे हैं। सो वही एक साइकोलॉजी है मार्केट की। ब्रेकआउट हुआ, लोग एंटर करेंगे, ऊपर जा सकता है प्राइस, प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी का बिजनेस है। इट इज़ नॉट ए गैम्बलिंग। आप इसको गैम्बलिंग के तरीके से ना लें, ये प्रोबेबिलिटी का बिजनेस है कि आउट ऑफ 10 ट्रेड्स आपकी 6 ट्रेड्स, 5 ट्रेड या 7 ट्रेड ही सक्सेस होंगी। बाकी ट्रेड्स में आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, सब में स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, बाकी ट्रेड में आपको स्टॉप लॉस मार्केट को देना पड़ेगा, और उसी में आपको हैप्पी रहना पड़ेगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे आपका क्या होता, यहाँ का लो। सो दिस इज़ अ सिंपल एनालिसिस अबाउट सन टीवी और रिलायंस हमने आपके लिए शेयर करी। इसी तरीके से आप टाटा स्टील को भी हमने आपको एनालिसिस किया, और एसबीआई में भी आप देखेंगे ऐसा ही कुछ हुआ था शायद। हाँ ये देखो, एसबीआई में पैटर्न से थोड़ा सा अलग था, बट यहाँ से जब ब्रेकआउट हुआ, आप रेंज भी देख लो एसबीआई की, इसकी भी एनालिसिस आपके लिए लाएंगे। 205 देखो कितने आराम से इसने यहाँ पे 205 तक यहाँ तक आया था, फिर प्राइस यहाँ से नीचे आया था, क्योंकि साइकोलॉजी है लोगों की। लोगों को पता है कि यहाँ पे सेलर्स आ सकते हैं, ये प्रोबेबिलिटी है। 100% ये भी नहीं है कि यहीं तक आएगा, ऊपर भी जा सकता था, यहाँ तक ना भी आता, पहले ही आके स्टॉप लॉस ले जाता, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी का बिजनेस है, 100% नहीं है यहाँ। सो टाटा स्टील, तभी आपको बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट आपको फॉलो करना पड़ेगा। इट इज़ अ बिजनेस ऑफ प्रोबेबिलिटी। रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट फॉलो नहीं करोगे तो जिस ट्रेड में आपने स्टॉप लॉस नहीं दिया होगा, या आपने सारा पैसा वहाँ डाल दिया होगा बिना मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो किए, तो वहाँ पे आपके अकाउंट ब्लो होने में टाइम नहीं लगेगा, या अकाउंट हाफ होने में टाइम नहीं लगेगा। तो स्टॉप लॉस लगाएं, रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करें, एक ट्रेड में 1% से ज़्यादा रिस्क ना लें, जो भी आपका स्टॉप लॉस हो। सपोज़ यहाँ पे ये स्टॉप लॉस हमारा है 131, और हमारी एंट्री 147 या 148 या कहीं भी जहाँ ये कंसोलिडेशन ब्रेकआउट होता है वहाँ होती है, वो हम बाद में देखेंगे। सो आपका स्टॉप लॉस फॉर एग्जांपल 15-17 पॉइंट्स का हुआ, तो 15-17 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस देने के बाद आपके कैपिटल का 1% ही लूज़ होना चाहिए, आपको उतनी ही क्वांटिटी लेनी है, दैट्स इट। तो इसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। सो मेक श्योर आपको एनालिसिस अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो, और ऐसी और वीडियोज़ के लिए हमें फॉलो करें। आप इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं, हमारा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ भी हम छोटी छोटी चीज़ें अपडेट करते रहते हैं इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे। सो थैंक यू माय डियर फ्रेंड, गॉड ब्लेस यू, विश यू गेट सक्सेस इन ट्रेडिंग, फॉलो स्टॉक ट्रेडिंग इजी फॉर मोर सच अपडेट्स। थैंक यू सो मच।